नमस्कार बीकानेर, मैं आपका राहुल ऋषिदेव और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। और आज हमारे साथ अंजलि कौशिक जी मौजूद हैं जो जोधपुर हाई कोर्ट से बार काउंसिल का इलेक्शन की प्रत्याशी हैं इस बार। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको मिलाते हैं एडवोकेट अंजलि कौशिक जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल बीकानेरी सितारे पर। नमस्कार मैम, इस बार आप जोधपुर हाई कोर्ट से बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रही हैं। 2026 का जो इलेक्शन हो रहा है बार काउंसिल का, तो सबसे बड़ी बात है कि एक जब मतलब इलेक्शन हम लड़ रहे होते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है और हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो किस टाइप की एक्साइटमेंट है इस बार आपको? जैसे चुनाव तो कोई भी हो तो एक त्योहार वाली फीलिंग आती है जी। चाहे घर हो या हम जहाँ पर भी जा रहे हैं तो लगता है जैसे कि फेस्टिव वाइब्स आ रही हो। जी। तो वो एक अंदर से उत्साह और एक खुद में एनकरेज लगता है कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो और हर तरफ से लगता है बहुत पॉजिटिविटी, जहाँ से कुछ अच्छा फील हो रहा है कि सब साथ में दिख रहे हैं तो लगता है बहुत अच्छा है। जहाँ अभी तक खैर मुझे ऐसा नहीं लगा है, पर जैसा देखती हूँ और सुनती हूँ तो पर ये कि खुद में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये देखकर। जी मैम, और एक देखा जाता है कि एक फैमिली हमारे घर में होती है और एक फैमिली आप नहीं क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपके पास एक जिम्मेदारी वो भी होती है और एक जिम्मेदारी ये भी होती है। तो जब आप भविष्य में ये इलेक्शन जीतती हैं तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, ये आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये कि जैसे घर वाले हमको सपोर्ट करते आए हैं और जब हम बाहर जहाँ जा रहे हैं वो भी घर के लोगों की तरह हमें आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, तो वो अपने परिवार वाली फीलिंग वो अपने आप हमें दे रहे हैं। तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि आगे पद पर पहुंचने के बाद भी हम उनका वैसा ही ध्यान रखें जिन्होंने हमको वहां तक पहुंचाया है। जी, बहुत अच्छी बात बोली है आपने। मैम, आपको इस इलेक्शन में फाइट करना चाहिए, ये इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? ये इंस्पिरेशन कि हम जितने फीमेल लॉयर्स हैं हमें बहुत मेनली होती है वॉशरूम की बहुत बड़ी समस्या आती है। जी। और जो एसोसिएशन जाते थे कभी वहाँ पर हम देखते थे महिलाओं में कॉमन रूम नहीं है। जैसे मेल जो एडवोकेट्स हैं वो अपने कॉमन रूम में चैम्बर्स में बैठते थे, लेकिन महिला अधिवक्ता का कोई कॉमन रूम नहीं होता था, वॉशरूम प्रॉपर नहीं है, मतलब उस साइड जाने का ही नहीं हो पाता था कि वहाँ उसके सामने से नहीं निकला जा रहा। ये सब देख करके लगा था कि हम किसको कहें ये बात। जी। क्योंकि सामने जो मेंबर है वो एक मेल अधिवक्ता है। तो हम आपस में ये सोच के रह जाते थे कि हम किसको कहें, कैसे करें। तो वो समस्या लगातार चली आ रही थी। तो जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें जब लगा कि उन्होंने 30% महिला अधिवक्ताओं का रिजर्वेशन किया है, तो वहीं से मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये बात समझाई थी, श्रीकांत जी वर्मा ने, कि क्यों ना ये इलेक्शन तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हें कंटेस्ट करना चाहिए। तब से फिर ये दिमाग में ये लगा कि ठीक है अब जब, और वैसे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर जगह, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी महिला अधिवक्ताओं को बहुत जगह आगे बढ़ा रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत की जानी चाहिए। बिल्कुल मैम, और कितनी सारी महिलाएं अधिवक्ताएं अगर आपको आज देख रही हैं तो उनके अंदर भी आज ये इंस्पिरेशन जगी होगी कि नहीं, अगर सच में एक होता है ना कि अगर एक किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर उनसे जो उनकी समस्याओं को समझ सके और वो एज अ लीडर सामने खड़ा होता है तो बिल्कुल उनको भरपूर उनका सहयोग मिलता है और वो भी इंस्पायर होते हैं कि नहीं, अगर आज आप हैं तो कल आपके बाद कोई और भी होगा जो और इंस्पायर होके और अच्छी चीज़ें और अच्छे मुद्दे लेके आएगा। और मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो एक ये कारवां है, ये एक सफ़र है जिसमें आपने शुरुआत की है और बहुत सारे ऐसे लोगों को आज आप इंस्पायर करने वाले हो कि नहीं, महिलाएं अधिवक्ताएं भी इस फील्ड में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं और बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो मैम, सबसे बड़ी बात है कि जैसे बाहर से तो आप बाहर तो फाइट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी फाइट होती है अपने फैमिली से। तो फैमिली में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैम किससे मिलता है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी कि
हस्बैंड ने ही मेरे को, मैं जब एकदम जीरो से यहाँ तक, मेरे हस्बैंड श्रीकांत जी वर्मा खुद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। जी जी। इन्होंने मेरे को जीरो से बहुत अच्छे, मैं अपने आप को अच्छे में कहूँगी कि बहुत अच्छी सिचुएशन पे पहुँचाया है जी। और जब इलेक्शन की अगर बात करें तो मेरे फादर दानी राम जी कौशिक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी हैं जी। उनसे बात करी थी तो उनको लगा कि हाँ ये अच्छा कदम है, अपने परिवार में बात करके तुम्हें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। फिर हमने अपने ससुर जी जो भी यहाँ पर एसोसिएशन में पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, श्री रविकांत जी वर्मा, वो उनसे बात करी थी तो उन्होंने, और मेरे देवर जी हैं दीपक वर्मा, उनसे सबसे बात करी। वो खुद भी यहाँ अधिवक्ता हैं बीकानेर एसोसिएशन में जी। तो सभी का बहुत सपोर्ट रहा और इन सबके सपोर्ट के कारण मैं ये हिम्मत कर पा रही हूँ कि मैं ये चुनाव लड़ूं और मेरे को निरंतर इन सबका सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं कभी डिसअपॉइंट होती तो नहीं हूँ, पर कभी थोड़ा एक डर सा महसूस होने लगना शुरू होता है, पर उससे पहले ये लोग डाइवर्ट करके मेरे को दिखाते हैं कि जीत ना ही है, जीतोगे भी और हम जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इतनी अच्छी जिनकी थिंकिंग हो और उनके लिए हार जैसी चीज तो पहली बात तो होनी भी नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि कोई आपको हारने देगा भी नहीं। अगर कुछ आपके विपक्षी भी होंगे ना तो वो भी आपको सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि आप इतने अच्छा जो अगर सोचता हो और इतना अच्छा काम अगर जो करना चाहता हो, बिल्कुल नेगेटिव लोगों का भी सपोर्ट तो बनता ही है। और सबसे बड़ी बात है कि मैम हमने बात की महिला अधिवक्ताओं के लिए, तो कुछ ऐसी बात नहीं है कि पुरुष अधिवक्ताओं की भी कुछ समस्याएं नहीं होंगी, तो मैम उनके बारे में भी आप कुछ करना चाहेंगे कि? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अधिवक्ता समुदाय महिला और पुरुष दोनों से मिलकर बना है जी। तो उसमें केवल महिला ही नहीं अधिवक्ता, पुरुष भी है, और क्योंकि पुरुष ही महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं ये बात हमेशा आगे रखती हूँ। तो मैम बार काउंसिल के कार्य क्या क्या होते हैं? बार काउंसिल के जैसे कार्य है, एक तो मेनली जो लॉ कॉलेजेस होते हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन देना, जैसे उनकी मान्यता देना, और जो LLB स्टूडेंट्स पास करके जाते हैं ना लॉ कॉलेज से, उनका पंजीकरण करना, उनको जो आगे किसी भी उसमें डिस्ट्रिक्ट के जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तहसील के कोर्ट या हाई कोर्ट, उनमें जब वो एडवोकेसी शुरू करते हैं उसके लिए उनको एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, तो उसका पंजीकरण पहले बार काउंसिल में होता है, फिर वो कार्ड उनको इशू करती है, एनरोलमेंट नंबर उनके, फिर वो वहाँ जाकर के एडवोकेसी कर सकते हैं। तो बार काउंसिल का है मेनली के पंजीकरण करना नए अधिवक्ताओं का, और कॉलेजों को जो लॉ कॉलेजेस हैं उनको मान्यता देना, और ऐसे बहुत से कार्य करती है। इस चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब कैसे ये चुनाव किया जाता है और किस टाइप से विजेता घोषित किए जाते हैं? चुनाव की प्रक्रिया होती है, ये प्रेफरेंशियल वोटिंग पे होती है। जैसे इसमें बैलेट पेपर होगा, बैलेट पेपर में जितने कैंडिडेट्स हैं वो उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। जैसे मेरा नाम अंजलि है, तो मेरा फर्स्ट पेज पे मान लो 6, 7, 8, 9 नंबर पे मेरा नाम है, उसमें आगे मेरा नाम, फिर मेरा एड्रेस और एक बॉक्स होगा। जैसे अगर किसी ने मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देना है तो मेरे नाम एड्रेस के आगे जो बॉक्स होगा उसमें नंबर 1 मेरे को लिखेगा, तो वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट होगा। उसके बाद अपनी इच्छा से जिन जिन कैंडिडेट को वो वोट करना चाहते हैं तो उसी प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके वो 25 मेंबर्स को वोट दे सकते हैं, 25 से ज़्यादा को नहीं दे सकते। और इसमें जो इलेक्ट होंगे वो 25 मेंबर ही इलेक्ट होंगे, चाहे 300, 400 या जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको वोट 25 जनों को करना है। फिर उसके बाद ये जो बैलेट बॉक्स है ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पास जाएगा सील पैक होकर के, और फिर वहां से उनकी काउंटिंग शुरू होगी, जिसमें 3-4 महीने का समय लग जाता है। रिजल्ट आने में 3-4 महीने का समय लग जाता है जी। और जैसे मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा सकता है कि इलेक्शन के लिए वोट अगर कोई लड़ना चाहे तो इच्छुक व्यक्ति? इसमें वो ही रजिस्ट्रेशन मतलब उसमें वो ही फिल करेगा फॉर्म जिसकी 10 वर्षों का वकालत का अनुभव हो। अच्छा। और वो वकालत के अलावा कोई और कार्य ना कर रहा हो। अच्छा। हाँ, कई बार होते हैं कई अधिवक्ता मतलब उसके अलावा भी बहुत अदर्स कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि वकालत के पेशे में कि आप वकालत करें तो सिर्फ वकालत ही करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं कर सकते, वो मिसकंडक्ट हो जाता है। जी। तो इस इलेक्शन में फाइट करने के लिए मैम क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक अधिवक्ता के पास? कि जो बार काउंसिल ने जो नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखी है
वो होनी चाहिए, वो जो कंडीशंस वो कुछ भी है उसमें 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान या जिस स्टेट का बार काउंसिल है उसमें एज एन एडवोकेट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये तो थी मैम फाइट करने के लिए कि हम किस टाइप से फाइट कर सकते हैं जी। अब सबसे बड़ी बात है कि मैम इसके अंदर वोट कौन कौन दे सकता है? इसमें जो बार काउंसिल जिस भी स्टेट का है, उस जैसे हम बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो कमिंग इलेक्शन है उसमें जो भी वोट दे सकते हैं कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एनरोल्ड एडवोकेट हो। उसमें अभी जैसे उसमें वकालत का कोई अनुभव का नहीं है, सिर्फ उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए और बस एनरोल्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक अधिवक्ता के तौर पर, वो सभी दे सकते हैं। जी जी मैम, कई बार देखा जाता है कि कुछ नए स्टूडेंट्स LLB में एडमिशन लेते हैं और वो आके कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं, तो उनके पास ये अधिकार नहीं होता? अगर उनके पास, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं केसेस में, तो उनके पास में एनरोलमेंट तो वो है जी, एनरोलमेंट कार्ड है, वो उनको रजिस्टर्ड है वो एज एन एडवोकेट, तो वो दे सकते हैं इस चुनाव में या एसोसिएशन के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर का जो मेंबर वोट जीत चुका है तो उनका कार्यकाल कितना होता है? इलेक्टेड मेंबर्स का कार्यकाल है 5 साल का, लेकिन इस बार के जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो चुनाव होने जा रहे हैं 2018 में लास्ट हुए थे। फिर इसके बाद हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट की बार काउंसिल को ये डायरेक्शन दिया कि काफ़ी टाइम से बार काउंसिल के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। तो राजस्थान में ये बार काउंसिल के इलेक्शन 2018 के बाद हो रहे हैं। जैसे अदर इलेक्शन में मैम देखा जाता है कि रिजर्वेशन होती है SC ST OBC इस टाइप की, तो इसमें भी कुछ रिजर्वेशन का सिस्टम होता है क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जजमेंट दिया था जिसमें कि योगमाया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा कि इस बार 30% वुमेन कैंडिडेट भी इस इलेक्शन में आए, और जैसे वो वुमेन को चाह रहे हैं कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तो इस इलेक्शन में इस बार इस जजमेंट के थ्रू उन्होंने 30% वुमेन कैंडिडेट को भी सीट दी है। ये तो बहुत ही शानदार बात है मैम, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि वकालत के क्षेत्र में महिला अधिवक्ता बहुत ही कम संख्या में मिलती हैं, और अब तो खैर रुझान बढ़ने लगा है, और बहुत सारे ऐसे अगर कोई किसी को कोई मतलब काम भी होता है कि अगर उनको केस फाइट करवाना है तो महिला अधिवक्ता का चुनाव वो बाद में करते हैं। इसमें भी देखा जाता है कि पुरुष प्रधान ज्यादा मुख्यता से पाया जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जैसे ये हुआ करता था कि ना पुरुष प्रधान देश भी था, पुरुषों की संख्या में हर क्षेत्र में औरतें बहुत पीछे हुआ करती थी, पर अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, तो उसमें अब हर क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छा नाम कर रही हैं देश का। जैसे हमारी राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है, सुप्रीम कोर्ट में, अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कई महिला जजेस हैं और बहुत बहुत अच्छे जजमेंट भी दे रहे हैं। हाई कोर्ट में भी यहाँ पर काफ़ी महिला जज बन चुकी हैं अभी, तो अब हर क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाएं आगे बढ़ रही है और पुरुष हमें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, हमें खुद सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब मैं ये मान सकती हूँ, कह भी सकती हूँ बहुत आराम से कि पुरुष खुद हमको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे हमें बढ़ा रहे हैं और हमें मौका दे रहे हैं कि हाँ भाई हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो एक अच्छी शुरुआत है काफ़ी। और मैम इतना बड़ा आरक्षण मिलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि महिलाएं अधिवक्ताएं बहुत कम नजर आती थी कोर्ट में, और अब अगर इस संख्या में वृद्धि हो रही है तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कर भी रही है। जैसे कि अभी 30% जो रिजर्वेशन हुआ है उसमें जैसे पहले 25 सीट पे था, जो सीट पे चुनाव होता था बार काउंसिल का, इस बार 23 सीट पे वो चुनाव है, जिसमें से 2 तो कोऑप्ट है, जो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो खुद ही अपने आप ही इलेक्ट करेंगे, और 5 सीट है वो महिला सदस्य की है, 17 सीट है
वो मेल कैंडिडेट के लिए है। महिला अधिवक्ताओं के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर 5 सीट भी है तो मतलब वो उनके लिए रिजर्व है और वो बहुत कुछ कर सकती है, वो भी दिखा सकती है कि नहीं, अब महिलाओं के लिए भी बहुत सारे नए अवसर मिल रहे हैं। यदि मैम आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप जीते और हमारे पूरे बीकानेर और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो उन सबकी दुआएं ये है कि आप जीते। तो मैम जीतने के बाद महिलाओं के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगी? महिलाओं के लिए जैसे मैं कुछ बार में गई थी तो सबसे बड़ी बात कि एक वहाँ कॉमन रूम नहीं होते थे जी, तो मेरे को ये समस्या बहुत बड़ी लगी। एक तो कॉमन रूम की, वॉशरूम में भी बहुत था कि बहुत हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, महिलाओं की अपनी है जो एक अगर महिला कैंडिडेट वहाँ नहीं है तो वो अपनी प्रॉब्लम बता ही नहीं पाती है, जो अभी तक नहीं बता सक रहे थे, तो इसीलिए वो सब कमियां अभी तक दूर हुई नहीं है। तो मैं ये सब में आगे चाहूंगी कि मैं इन चीज़ों में कुछ काम करूं आगे कि भाई ये समस्या का समाधान हो, क्योंकि ये मेरे को बहुत बड़ी समस्या लगी थी। जी जी जी। जैसे मैम कुछ वकालत के क्षेत्र में कुछ नई महिलाएं आती हैं जिनका बैकग्राउंड पीछे से वकालत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ किया जा सकता है क्या? जो महिला अधिवक्ता है उनका बैकग्राउंड नहीं है वकालत के क्षेत्र से और वो आती है क्षेत्र में, तो उसके लिए मेरा है कि मैं खुद जब जोधपुर सबसे पहले आई थी तो NLU जोधपुर मंडोर में आई थी। वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे दिसंबर और जून में। जी जी। तो 7-7 दिन के वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे, तो वहाँ मैं आई थी। वहाँ जजेस हमारी क्लासेस लेते थे और वहाँ से फिर मैं उनसे इंटरेक्शन होता था और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। फिर वो एक सीढ़ी की तरह लगने लग गया कि हाँ ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप कि अब हाँ मैं अपने हाई कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो वो मैं जो अब काफ़ी समय से बंद हो चुका है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मेरे को लगता है कि वो शुरू हो अगर, तो उससे जो भी चाहे महिला है या कोई मेल मेंबर है तो वहाँ से बहुत इंस्पायर होते हैं, वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर करियर का शुरुआत करें, उनको बहुत मदद मिलेगी उससे। तो वो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहूँगी कि वो वापस से शुरू हो। जी मैम, बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी और इस बात पर तो मैम जरूर आपको महिलाओं की तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए और मिलेगा, मैं पूरी आशा करता हूँ इस बात को लेकर। मैम क्या महिला और पुरुषों का बैलेट एक ही होगा या फिर वो भी डिफरेंट होगा? अभी तक इस बात के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्शन आई नहीं है या कोई गाइडलाइंस आई नहीं है, लेकिन इसमें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उनकी कंसर्न हाई पावर इलेक्शन कमेटी है, वहाँ से फाइनल डिसीजन उन पर छोड़ा हुआ ये कि ये बैलेट एक ही होगा या अलग अलग होंगे। तो वो कमेटी का जब डिसीजन आएगा तो ये तभी क्लियर हो पाएगा। जी मैम, जैसे मैम महिलाएं अधिवक्ता अगर इस इलेक्शन में फाइट कर रही हैं तो उनके लिए भी कोई टाइम पीरियड है कि आप इतने वर्षों का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए है तभी आप फाइट कर सकते हैं? जी जी, कि 10 वर्षों का प्रैक्टिसिंग ईयर उनके होने चाहिए। जी जी। अनुभव 10 वर्षों का सबके लिए समान है। जी जी जी। एक एडवोकेट्स के लिए एक वेलफेयर फंड होता है, तो उस बारे में आप कुछ बताइए। वेलफेयर फंड का जो 5 लाख है वो काफ़ी कम है, उसको 15 लाख तक करने का मेरा प्रयास रहेगा, ये मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। और एक रिटायरमेंट की एज है, ये भी 8-10 साल मैं कम करने का चाहूँगी, क्योंकि जब सरकारी अधिकारी को भी सरकारी महकमे में जो हैं उनको भी एज 62 है, तो ये वकीलों के लिए काफ़ी ज़्यादा कर रखा है रिटायरमेंट की एज, उसको मैं 10 साल कम करना चाहूँगी। मैम कई बार क्या होता है कि इसके लिए जैसे कोई अधिवक्ता है और वेलफेयर फंड अगर उसे मिलना चाहिए तो उसके लिए भी उसको कुछ करना होता है क्या? कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता है? रजिस्ट्रेशन नहीं, उसमें केवल वो जैसे अभी मैंने बताया था कि ईयरली या फिर लाइफ टाइम उसको फीस देनी पड़ती है। जी जी, वो किस टाइप से देनी होती है उनको? वेलफेयर फंड के लिए हमें मेंबर बनना पड़ता है, जो कि चाहे हम लाइफ टाइम मेंबर बने या लाइफ टाइम मेंबर में है फीस जमा करना या फिर ईयरली है, तो उसमें और साथ में ये है कि जो हम अपनी फाइल पेश करते हैं, वकालतनामा लगाते हैं, उसमें टिकट लगती है, तो वो कुछ हिस्सा टिकट जो लगती है वो वाला हमारे वेलफेयर फंड में जाता है अमाउंट। टिकट के पैसे हर साल बढ़ते जा रहे हैं, वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है, उस अनुपात में वेलफेयर नहीं हमारा बढ़ पा रहा है, तो वो भी प्रयास रहेगा कि वो हमें वहाँ बेनिफिट भी मिले। मुझे लगता है कि बुजुर्ग या आजकल जवान में भी हम देखें
कि अचानक बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है, कभी चलते कोर्ट में कुछ भी दिक्कतें हो जाती है। तो हर जगह मेडिकल सुविधा नहीं है एसोसिएशन में, और कई बार कोर्ट्स के पास में भी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल नहीं है। तो हर एसोसिएशन में एक इस तरह की डिस्पेंसरी इस लेवल की तो हो कि जहाँ पर अगर अचानक ही कोई दिक्कत हो तो एक फर्स्ट एड तो मिल सके। जी जी जी, वो उसके लिए मैं रखूंगी अपनी प्रायोरिटीज में ये वाली। एक मैम AIB का एग्जाम होता है, जी, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कतें होती है कि या तो उनका, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनको दूसरी जगह एग्जाम देने जाना होता है, बहुत ही दिक्कतों का सामना होता है कि उनको समय पे कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा, और भी बहुत सारी अदर्स होती है, और एग्जाम के सेंटर भी मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में 1 या 2 जगह आते होंगे। जी जी। तो इसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे मैम? AIB का एग्जाम है, जयपुर और जोधपुर 2 ही जगह सेंटर बनते हैं। अब स्टूडेंट्स हैं, वो कोई गंगानगर से आ रहा है, कोई बहुत छोटी तहसील से आ रहा है, बहुत दूर से जो आ रहे हैं, तो उनको 10 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगी यही वाला कि अपने होम टाउन में उनको सेंटर मिले, क्योंकि इतनी दूर आकर के एग्ज़ाम देना या होम टाउन में ही सेंटर हो, तो ये दोनों कोई बहुत अलग बात नहीं है, या बहुत ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता। तो अगर होम टाउन में ही सेंटर हो जाए तो वो इजी हो जाएगा। दूसरा, जो AIB की फीस है 2500 रुपये, ये बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी वो कुछ कमा नहीं रहे हैं, जी जी, तो उसमें वो 2500 रुपये घर से लेके वो अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो वो फीस भी या तो घटाई जाए या फिर उसको एकदम नॉमिनल कर दिया जाए। जी जी, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। बहुत ही शानदार प्रयास रहने वाला है मैम ये भी, और आपकी जीत के साथ यानी कि हर अधिवक्ता की जीत होने वाली है इस बार, और बहुत ही शानदार इलेक्शन होने वाला है इस बार, और हम तो पूरी ये दुआ करते हैं कि इस बार आप विनर रहें। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके भविष्य के लिए मंगल कामनाएं हमारे बिल्कुल आपके साथ है, और जरूर आप विजयी हों। और आपके जीतने के बाद हम चाहते हैं कि एक बार और आप हमारे चैनल पे पधारें, और किस टाइप का आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में आप जरूर बताएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इलेक्शन के लिए, और बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। जी धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सबकी दुआओं का और साथ मुझे चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबका।